इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कंप्यूटर सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम की संरचना के बारे में। हालांकि मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटर क्योंकि एक तरह का सिस्टम है तो इसमें कोई एक पार्ट नहीं होता, ये कई पार्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। कई सारे पार्ट्स मिलकर कंप्यूटर सिस्टम के फॉर्म को डेवलप करते हैं। अब कई सारे पार्ट्स जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, रैम, रोम, मदरबोर्ड वगैरह सारे पार्ट्स अपने अपने काम करते हैं और फाइनली हम पूरे कंपोनेंट्स को, सारे ही कंपोनेंट्स को कंप्लीटली इस यूनिट को कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर के सिस्टम में, पूरे यूनिट में कई सारे पार्ट्स हैं और उन कई सारे पार्ट्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। इन कैटेगरीज को हम इनपुट कैटेगरी, इनपुट डिवाइसेस कैटेगरी, प्रोसेसिंग पार्ट्स कैटेगरी और आउटपुट पार्ट्स कैटेगरी के नाम से जान सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि जितने भी तरह के कंप्यूटर में ऑपरेशंस होते हैं उनको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नाम से ही समझ में आता है कि वो सारे पार्ट्स जो कंप्यूटर सिस्टम को बाहरी डेटा अंदर लेने में सहायता करते होंगे, उन पार्ट्स को इनपुट पार्ट्स कहा जाता है। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशंस एक बार कंप्यूटर में आ गई तो उसमें यूजर की आवश्यकता के अनुसार जो जो ऑपरेशंस किए जाएंगे, उन सूचनाओं के साथ साथ जो भी प्रक्रियाएं की जाएंगी वो प्रक्रियाएं प्रोसेसिंग कहलाती हैं। और स्वाभाविक है इस तरह की प्रोसेस करने वाले जो भी पार्ट्स होंगे वो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स कहलाएंगे, प्रोसेसिंग पार्ट्स कहलाएंगे। एक बार प्रोसेसिंग की प्रक्रिया यूजर के अनुसार हो जाती है तो फिर डेटा कंप्यूटर सिस्टम के बाहर यूजर को आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। तो वो सारी डिवाइसेस जो आउटपुट के तौर पे हेल्प करेंगी, जैसे मॉनिटर के थ्रू हमें आउटपुट दिखता है, तो यहाँ पर मॉनिटर आउटपुट में हेल्प करते हुए दिखाई देती है। टीएफटी इस आउटपुट को दिखाने में हेल्प करता है, तो यहाँ पर टीएफटी एक तरह का आउटपुट कंपोनेंट कहलाया। यहाँ प्रिंटर के थ्रू भी हम लोगों को आउटपुट हार्ड कॉपी के तौर पे दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी क्योंकि प्रिंटर के माध्यम से कंप्यूटर की सूचना बाहर आ रही है तो यहाँ पर प्रिंटर एक तरह का आउटपुट एलिमेंट हुआ। तो कुल मिला के कंप्यूटर सिस्टम की जो संरचना है, कंप्यूटर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, उस पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को बेसिकली हम 3 तरह के ऑपरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इनपुट, यानी बाहरी सूचनाओं का कंप्यूटर के अंदर जाना। प्रोसेसिंग, अंदर पहुंची हुई सूचनाओं का आवश्यकता के अनुसार ऑपरेट होना, उनका प्रोसेसिंग होना। और प्रोसेसिंग के बाद जो भी सूचनाएं वापस से यूजर को दिखाई दें या बाहर यूजर को प्राप्त हों वो आउटपुट कहलाती हैं। ये चीज यहाँ पर बताई हुई है कि यदि आसान रूप में सोचा जाए तो कंप्यूटर को निम्न 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जहां पर प्रोसेसिंग की प्रक्रिया की जाएगी, सेंट्रल यानी केंद्रीय, प्रोसेसिंग का मतलब प्रक्रिया से है और यूनिट का मतलब है इकाई। ऐसी इकाई जहां पर प्रोसेसिंग का काम करता हो उसे हम सीपीयू कहेंगे। और फिर आउटपुट उपकरण जो यूजर को आउटपुट देने का काम करेंगे। इसके बाद अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब अभी हम इनपुट उपकरणों को तो आसानी से समझ ही सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और भी कई सारी डिवाइसेस हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं। कुल मिलाकर वो सारी डिवाइसेस जो बाहरी डेटा को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम में पहुंचाने में सहायक हों। तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं। कीबोर्ड अपने तरीके से सूचनाओं को सिस्टम में पहुंचाता है, माउस अपने तरीके से सूचनाओं को पहुंचाता है, स्कैनर का अपना एक अलग तरीका होता है। बात यह है कि तरीके उनके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रक्रिया का उद्देश्य सेम होगा, सूचनाओं को, बाहरी सूचनाओं को सिस्टम के अंदर पहुंचाना। तो वो सारे उपकरण जो इनपुट का काम करेंगे स्वाभाविक इनपुट उपकरण कराएंगे, ठीक उसके विपरीत जो कंप्यूटर की सूचनाओं को बाहर पहुंचाएंगे वो आउटपुट उपकरण कहलाएंगे। थोड़ा सा गहराई से हम समझते हैं सीपीयू को। सीपीयू को फिलहाल मैंने बताया कि जो सूचनाएं इनपुट उपकरण के माध्यम से प्राप्त होती हैं और जो प्राप्त होने के बाद यूजर की आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस की जाती हैं, तो जहां पर ये प्रोसेसिंग होती है वो प्रक्रिया करने वाली इकाई को फिलहाल हमने बोला है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला इसमें प्रकार है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पहला प्रकार है कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई। कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो होता यूं है कि इनपुट उपकरण के माध्यम से जो भी सूचनाएं यूजर को मिलती हैं
वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में जाती हैं। प्राइमरी मेमोरी यानी कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल मेमोरी, जो डेटा यूजर इनपुट के माध्यम से देगा वो सबसे पहले इंटरनल मेमोरी में जाएगा, आंतरिक मेमोरी में जाके संग्रहित होगा। आंतरिक मेमोरी में जाकर संग्रहित होने के बाद ये डेटा कंट्रोल यूनिट में जाता है, केंद्रीय इकाई में। केंद्रीय इकाई में जाने के बाद ये वेरिफिकेशन होता है कि डेटा गणित या तार्किक प्रक्रियाओं से संबंधित है या नहीं है। दो ही बातें होंगी, या तो डेटा अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए आया होगा या तो नहीं आया होगा। ऑपरेशन जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ही हों और लॉजिकल ऑपरेशंस ही हों। कई बार डेटा केवल स्टोरेज के लिए भी आता है और उसमें किसी तरह के ऑपरेशंस की जरूरत नहीं होती है। तो यदि डेटा पाया जाता है कि वो गणितीय प्रक्रिया से संबंधित है और या किसी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल का मतलब होता है तर्क वितर्क करना, अगर वो किसी तरह के तर्क वितर्क के लिए आया है तो इस पूरे डेटा को इस सेगमेंट में अंक गणितीय एवं लॉजिकल प्रभाग, जिसे हम बोलते हैं अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, में ट्रांसफर हो जाता है। एक्चुअली ये एक सीपीयू का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। सीपीयू का एक ये विभाग है जहां पर गणितीय प्रक्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। गणितीय मतलब न्यूमेरिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस, किंतु परंतु वाले, ये सारे ऑपरेशंस इस विभाग में ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो कंट्रोल इकाई में मूल रूप से ये वेरिफिकेशन होता है कि वेदर द डेटा बिलोंग्स टू अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस और नॉट। अगर ये डेटा इस तरह की कोई गणितीय प्रक्रिया की इसको आवश्यकता हो या किसी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो ये डेटा कंट्रोल यूनिट से ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर इस विभाग में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बजाय इसके अगर उस डेटा को अंकगणित की आवश्यकता नहीं है, किसी लॉजिकल ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, तो वो कंट्रोल यूनिट से यहाँ पे ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा। और अंकगणितीय एएलयू में आने के बाद डेटा पे जो आवश्यक प्रोसेसेस होनी होती हैं वो संपन्न होती हैं। संपन्न होने के बाद ये सारा डेटा आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से यूजर को वापस प्राप्त हो जाता है। यहां इस डायग्राम में आंतरिक मेमोरी के ठीक ऊपर द्वितीय सहायक मेमोरी का एक ब्लॉक दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो द्वितीय सहायक मेमोरी है ये दर्शा रहा है हमारी उन स्टोरेज डिवाइसेस को जिसे हम हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड के रूप में बोल सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा इनपुट किया जाता है जरूरी नहीं कि उसे सेव करना ही हो, तो डेटा इंटरनल मेमोरी में तो जाएगा ही। इंटरनल मेमोरी के जाने के बाद वो आप ये नहीं मान सकते कि वो डेटा सेव्ड है और आपको दोबारा मिल जाएगा सिस्टम को रीस्टार्ट करने पे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा आपको स्थायी रूप से संग्रहित करना हो और आप चाहते हो कि सिस्टम शटडाउन करने के बाद दोबारा स्टार्ट करने पर वो डेटा हमें मिले, तो हम उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वो डेटा प्राइमरी मेमोरी से चला जाता है द्वितीयक मेमोरी में। यूं कहा जा सकता है कि द्वितीयक मेमोरी में जाने के बाद डेटा सेव माना जाता है और सिस्टम रीस्टार्ट करने पर वो डेटा हमको पुनः प्राप्त हो सकता है। इस द्वितीयक सहायक मेमोरी को हम यूजुअली सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम कई सारी डिवाइसेस का नाम ले सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हुआ या मेमोरी कार्ड हुआ, सीडी, डीवीडी वगैरह हुई, पेन ड्राइव हुई। इन सारी डिवाइसेस की विशेषता ये होती है कि अगर इन्हें करंट नहीं भी मिलता है तो उसके बाद भी ये डेटा को संग्रहित रखती हैं। जैसे डीवीडी की हम बात करें या हार्ड डिस्क की बात करें, अगर हम उन्हें कंप्यूटर सिस्टम से डिटैच कर देते हैं, अलग हटा देते हैं, तो भी उनमें डेटा कहीं गुमता नहीं है, डेटा उसके अंदर बना हुआ रहता है। तो ऐसी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे सिलेबस में आएगा तब इसको अच्छे से और डेप्थ में पढ़ा जाएगा। इसी डायग्राम में एक बात और है कि ये सारे ब्लॉक्स, जैसे कि इंटरनल मेमोरी का ब्लॉक हुआ या कंट्रोल यूनिट इकाई का ब्लॉक हुआ, इन सारे एलिमेंट ब्लॉक्स के बीच में डेटा का आदान प्रदान तो स्वाभाविक होता ही होगा। मतलब जैसे इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से सूचना इंटरनल मेमोरी में गई, प्राइमरी मेमोरी में गई, फिर वहां से इंफॉर्मेशन यदि हम सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूचनाएं आ जा किसके माध्यम से रही हैं। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में सूचनाएं आवागमन करने के लिए, सूचनाएं आने जाने के लिए कुछ केबल्स का यूज करती हैं, कुछ तारों का यूज करती हैं, और यहाँ पर उन तारों को जो डेटा का आदान प्रदान कर रही हैं, उन वायर्स को, उन केबल्स को यहाँ पर बस के नाम से जाना जाता है। बस, BUS, बस। ये बसेस ही डेटा को ट्रेवर्स करने का यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं। अब इन बसेस को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे हम पहले
हम नाम लेते हैं डेटा बस का। नाम से ही आप समझ जाएं, डेटा बस मतलब ये एक ऐसी बस है, एक ऐसा केबल है, एक ऐसी वायर है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, सूचनाओं का। और वो भी ये आदान प्रदान, इस प्रकार का आदान प्रदान सीपीयू और मुख्य मेमोरी का, मतलब यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में से है। तो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में जब भी डेटा का ट्रांसफर होगा तो वो इस डेटा बस के माध्यम से ही होगा। इसके बाद एड्रेस बस। एड्रेस बस नाम से ही आपको याद रहेगा, ये ऐसी बस है जो मेमोरी के एड्रेसेस को ट्रांसफर करने का काम करती है। देखिए, जितना इंपॉर्टेंस डेटा का है उतनी ही इंपॉर्टेंस एड्रेस का भी है। एड्रेस ही मेंशन करता है कि डेटा जाना किस स्थान पर है और आया किस स्थान से है। इसके बाद लास्ट में कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस से भी क्लियरली साउंड हो जाता है कि कंट्रोल बस का उपयोग निर्देशों को भेजने के लिए किया जाता है कि डेटा को संग्रहित कहाँ करना है और कहाँ से डेटा को रीड करना है। यूं कहा जा सकता है कि निर्देशों को भेजने के लिए कंट्रोल बस का इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइनली डेटा बस का इस्तेमाल करेंगे डेटा को भेजने के लिए। एड्रेस बस के थ्रू एड्रेसेस को ट्रेवर्स किया जाता है, भेजा जाता है, और कंट्रोल बस के थ्रू निर्देशों का आदान प्रदान किया जाता है।